2 दिन पहले जब दुनिया भर के यहूदी 6 मिलियन लोगों की हत्या को याद कर रहे थे, एक प्रमुख समाचार अध्ययन ने पुष्टि की कि 2025 पिछले 30 वर्षों में यहूदी विरोधी हिंसा के लिए सबसे घातक वर्ष था। आज मैं एक सरल लेकिन गंभीर सवाल पूछना चाहती हूँ। असल में हमें क्या सुरक्षित रखता है? और शायद उससे भी ज्यादा अहम, क्या चीज हमें सुरक्षित नहीं रखती? मैं इलान डायमंड हूँ और ये है बेसिक लॉ। इसमें गहराई से जाने से पहले रिकॉर्डिंग के समय इजरायली इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी, राजनीतिक और न्यायिक घटनाओं में से एक सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मामला इस बात पर है कि क्या अदालत बिना किसी आपराधिक आधार के मंत्री बेंगवीर की बर्खास्तगी करवा सकती है या उसे ऐसा करना चाहिए। ये मामला शासन के मूल से जुड़ा है और संभव है कि गठबंधन व कोर्ट में बड़ा टकराव हो जाए। चूंकि ये रिकॉर्डिंग के समय हो रहा है, मैं इसे अगले एपिसोड में उठाऊंगी और आज इजराइल की अव्यवस्था पर नहीं, बल्कि उस पर ध्यान दूंगी जो मुझे लगता है कि इजराइल दुनिया भर के यहूदियों को देता है। तो आइए फिर से यहूदी विरोधिता की स्थिति पर लौटते हैं। आंकड़े। तेल अवीव विश्वविद्यालय ने इस हफ्ते यहूदी विरोधिता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। पिछले साल यहूदी विरोधी हमलों में 20 यहूदी मारे गए, जिनमें 15 सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुका उत्सव में और 2 मैनचेस्टर के सिनेगॉग में यौम किपूर पर मारे गए। गाजा में युद्ध विराम के बाद घटनाएं उच्च स्तर पर बनी रहीं, जिसे शोधकर्ताओं ने सामान्य हो चुकी वास्तविकता बताया। रिपोर्ट में बताया गया कि कई देशों में कुल घटनाएं घटने के बावजूद शारीरिक हमले बढ़े हैं और वैश्विक स्तर पर यहूदी विरोधी घटनाएं युद्ध से पहले की अवधि की तुलना में कई दर्जन प्रतिशत अंक ज्यादा हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, एफबीआई के 2024 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 1991 से ट्रैकिंग शुरू होने के बाद यहूदी विरोधी घृणा अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज हुई है। यहूदी अमेरिकी आबादी का सिर्फ 2% है, लेकिन वे सभी धर्म आधारित घृणा अपराधों के 70% मामलों में पीड़ित थे। अब ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, बहुत से यहूदी बहुत सारी जगहों पर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। एजीसी के 2025 सर्वे के अनुसार अब 10 में 9 से ज्यादा अमेरिकी यहूदी खुद को अमेरिका में कम सुरक्षित मानते हैं, जबकि ये आंकड़ा पिछले साल 77% था। 55% ने कहा कि पिछले साल उन्होंने यहूदी विरोधी भावना के डर से व्यवहार बदला। 41% लोगों ने सार्वजनिक रूप से अपनी यहूदी पहचान के चिन्ह दिखाना बंद कर दिया है और 30% अब कुछ जगहों या आयोजनों से पूरी तरह बचते हैं। कुछ ही वर्षों में नाटकीय बदलाव आए हैं और अब हम उस अविश्वसनीय स्थिति पर आ गए हैं जहां आप में से कई लोग शायद कम से कम एक यहूदी विरोधी हिंसा की भयावह घटना को याद कर सकते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज मिली थी। शायद वो मई 2025 में 2 युवा इजरायली दूतावास कर्मचारियों यारोन लेशिंस्की और सारा मिल्ग्रिम की हत्या थी, जो सगाई से कुछ दिन दूर थे। या फिर पिछले महीने हिजबुल्ला प्रेरित हमला था, जब एक व्यक्ति ने गैसोलीन व पटाखों से भरा ट्रक मिशिगन के टेम्पल इजराइल में घुसाया। अन्य हालिया हमलों में 3 कनाडाई सिनेगॉग पर गोलीबारी, बेल्जियम के लीज में एक सिनेगॉग में बम विस्फोट और रॉटरडैम के एक सिनेगॉग में आग लगा दी गई थी। जनवरी 2026 में जैक्सन मिसिसिपी के एक सिनेगॉग में आग लगा दी गई और तोरा की पवित्र पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। सोशल मीडिया पर हॉलोकॉस्ट से इनकार बढ़ रहा है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के मलबे से उभरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका द्वारा लाए गए और जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा देश शामिल हैं, नरसंहार मामले की सुनवाई कर रही है। और ऐसे ही उदाहरण लगातार चलते जा रहे हैं। यहूदी विरोधी भावना में अचानक आई तेज बढ़ोतरी। सच में, यहूदी विरोध के कई अलग अलग रूपों में एक साथ कई दिशाओं से इसके कई मूल कारण हैं। इनमें से कोई भी यहूदी विरोधी विचारों और कार्यों को भड़काने वालों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं घटाता। मेरे लिए ज्यादा दिलचस्प ये है कि इससे प्रभावित लोग अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप से क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम अपने खिलाफ खतरों का सही आकलन कर रहे हैं। क्या ये बड़े प्रयास हम यहूदी विरोधी भावना से लड़ने में कर रहे हैं? मैं आज मुख्य रूप से हॉलोकॉस्ट शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित करूंगी। क्या वे हमारे मनचाहे परिणाम दे रही हैं या दे भी सकती हैं? आज 29 अमेरिकी राज्यों में स्कूलों में हॉलोकॉस्ट शिक्षा अनिवार्य है। ऑस्ट्रिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई देशों ने हॉलोकॉस्ट शिक्षा को अनिवार्य करने वाले कानून पारित किए हैं और कुछ देशों में हॉलोकॉस्ट से इनकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम हर साल $150 मिलियन से ज्यादा सार्वजनिक और निजी फंडिंग से चलता है। कुल मिलाकर ये सैकड़ों मिलियन डॉलर की रकम है और दुनिया भर में इस मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास इस विश्वास के साथ कि ऐसी शिक्षा सहिष्णुता बढ़ाती है और समाज में पनपती घृणा और राज्य फासीवाद को जड़ में ही रोकने के उपकरण देती है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? क्लेम्स कॉन्फ्रेंस हर साल कई देशों में यहूदियों के बारे में ज्ञान और दृष्टिकोण का सर्वेक्षण करता है और लगभग हर मानक पर जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, मौलिक हॉलोकॉस्ट ज्ञान, यहूदी विरोधी रूढ़ियों की पहचान, जो हुआ उसकी जागरूकता, संख्या गलत दिशा में जा रही है। लगभग आधे अमेरिकियों को एक भी नाजी शिविर या गेटो का नाम नहीं पता। हर 10 में एक युवा अमेरिकी मानता है कि यहूदी लोगों ने हॉलोकॉस्ट कराया और इसी बीच घृणा अपराध अपने उच्चतम स्तर पर हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या हॉलोकॉस्ट शिक्षा के वर्तमान तरीकों के समर्थकों ने सही तरीके से खतरे और उसके जवाबों की पहचान की है? अब एक गंभीर विचारधारा है जो आधुनिक यहूदी विरोध के प्रति हमारी प्रतिक्रिया की अपर्याप्तता के लिए कम से कम कुछ हद तक हॉलोकॉस्ट शिक्षा के निर्माण के तरीके को दोषी ठहराती है। मुझे इसके कुछ हिस्से काफी प्रभावशाली लगते हैं और मैं इसे साझा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये पूरी तरह से उन लोगों और संगठनों के प्रति सम्मान के साथ करती हूँ जिन्होंने खुद को इस सराहनीय मिशन के लिए समर्पित किया है, चाहे कुछ भी हो। पश्चिमी देशों में हॉलोकॉस्ट शिक्षा का उद्देश्य सहिष्णुता और पूर्वाग्रह पर सार्वभौमिक सबक सिखाना था। ये मान लिया गया था कि यहूदी विरोध की समस्या सुलझ गई है और आलोचकों का कहना है कि उस दृष्टिकोण में तीन चीजें गलत हो गईं। ये तरीका उस समय के लिए था जब द्वितीय विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट की यादें ताज़ा थीं। 2025 की एक रैंड सर्वेक्षण में पाया गया कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली शिक्षण सामग्री लगभग पूरी तरह से उन भयावह घटनाओं पर केंद्रित थी और उन घटनाओं को संभव बनाने वाले यहूदी विरोधी विचारों के बारे में लगभग कुछ नहीं कहती थी। इतिहासकार डैनियल ग्रीन कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रमों के पीछे जो धारणाएं हैं वे बस उद्धरण के अनुसार आज जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं उन्हें पूरा करने में असमर्थ हैं। दूसरा, हॉलोकॉस्ट को आम असहिष्णुता और राजनीतिक अस्थिरता की कहानी बनाकर उसे अधिक समझने योग्य बनाना यहूदी विरोध की विशिष्टता को मिटा देता है, क्योंकि यह सामान्य घृणा नहीं है। इसका खास तर्क है, सदियों से यहूदी विरोध में यहूदियों को समाज की बुराइयों के छिपे स्रोत के तौर पर दिखाया जाता है। डारा हॉर्न ने अपनी किताब पीपल लव डेड ज्यूज और 2023 की अटलांटिक निबंध क्या हॉलोकॉस्ट शिक्षा यहूदी विरोध को और खराब बना रही है में ये सीधा कहा है। पिछली लगभग आधी सदी से जो मूल धारणा बनी हुई है वो ये है कि हॉलोकॉस्ट के बारे में जानना लोगों को यहूदी विरोध से बचाता है, लेकिन वो कहती है ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में, मरे हुए यहूदियों का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल जीवित यहूदियों की मदद जरूरी नहीं करता। तीसरा, कहा जाता है कि यहूदी घृणा के पुराने रूपों पर ध्यान देने से हम इसके नए रूपों के लिए तैयार नहीं हो सके। विद्वान नाया लेक्ट अपनी किताब स्कैफोल्डिंग एंटी ज़ायनिज्म द हेट वी मिस्ड में दिखाती हैं कि यहूदी विरोधी भावना किस तरह एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यहूदी धर्म विरोध, नस्लीय यहूदी विरोध और अब ज़ायनवाद विरोध। चौंकाने वाली बात यह है कि एंटी ज़ायनिज्म कोई नई चीज़ नहीं थी। ये राज्य की स्थापना के बाद से ही यहूदी अस्तित्व का हिस्सा बना हुआ है। 1975 से 1991 तक लागू संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव, जिसमें ज़ायनिज्म को नस्लवाद कहा गया, इसका एक उदाहरण है। फिर भी यहूदी समुदाय ने लंबे समय तक एंटी ज़ायनिज्म और एंटी सेमिटिज्म के बीच स्पष्ट अंतर करने की कोशिश की, जो कम से कम आज के समय में अब और भी कम विश्वसनीय लगने लगे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जैसे ही नाजी प्रतीक मुख्यधारा में जहरीले माने जाने लगे, कुछ और भी हुआ। शोषक और पीड़ित, अपराधी और निर्दोष के नरसंहार की भाषा को अकादमिक जगत में उसके यहूदी संदर्भ से अलग कर दिया गया। इसे सार्वभौमिक बनाकर इज़राइल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मालन गैलनर जर्मनी में ठीक इसी बात का पता लगाती हैं। एक ऐसा देश जिसने असाधारण हॉलोकॉस्ट स्मारक संस्कृति बनाई, मृत यहूदियों का बहुत गंभीरता से शोक मनाया और फिर उसी शब्दावली का उपयोग मौजूदा यहूदी राज्य की निंदा करने के लिए किया। बर्लिन हॉलोकॉस्ट स्मारक से आईसीजे नरसंहार मामले तक का रास्ता वाकई इतना ही छोटा है। तो अलग दृष्टिकोण कैसा होगा? मेरे पास दो अधूरी बातें हैं जो मैं साझा करना चाहूंगी और आपकी बातें भी सुनना चाहती हूँ। जो लोग इस शो को फॉलो करते हैं जानते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहूदी लोगों को
अपने समुदाय में इतिहास समझने और सिखाने का तरीका बदलना चाहिए। प्यू रिसर्च के अनुसार हॉलोकॉस्ट की याद अमेरिकी यहूदियों के लिए यहूदी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। 76% लोग इसे धार्मिक प्रथाओं, नैतिक जीवन और इज़राइल की चिंता से भी ज़्यादा अनिवार्य मानते हैं। ब्रिटिश यहूदी भी ऐसा महसूस करते हैं। हॉलोकॉस्ट वो सबसे शक्तिशाली साझा अनुभव है जो हमें वैश्विक स्तर पर एक साथ जोड़ता है। प्रवासी समुदाय के अधिकांश हिस्सों में व्यवहार में ये पहचान अत्याचार, अपराधियों और हत्या की मशीनरी के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है वह सभ्यता जो नष्ट हो गई, उसकी जीवंतता, पारिवारिक जीवन, विद्वता और हास्य। और इसका नतीजा ये है कि आज कई यहूदी नाजियों के बारे में यिदिश रंगमंच और कविता से ज़्यादा जानते हैं और आउशविट्स के बारे में अपने ही परदादा परदादी की दुनिया से ज़्यादा जानते हैं। और इसका मतलब है कि जो चीज़ प्रवासी यहूदी जीवन को एक साथ बांधे रखती है वो गर्व से ज़्यादा आपदा से परिभाषित होती है। तो मैं कहूंगी कि अब समय आ गया है कि हम अपना नजरिया और व्यापक करें, उस व्यापक और दुखद इतिहास की ओर भी जिसे हमने युगों से पूरी दुनिया में जिया है, बल्कि उन व्यक्तित्वों और कहानियों की ओर भी जो हमारी असाधारण जीवटता, हमारी रचनात्मकता, हमारी जिद को दर्शाती हैं। और सोचिए, हॉलोकॉस्ट से पहले यूरोप में 9.5 मिलियन यहूदी रहते थे। ये विद्वानों और कवियों, संगीतकारों और शिकायत करने वालों, यिद्दिश रंगमंचों और सदियों से संचित जीवन की एक सभ्यता थी। सिर्फ यह सिखाना कि उनके साथ क्या हुआ था, ना कि वे कौन थे, उनकी विरासत को विकृत करना है और खुद को इस विरासत को दुनिया में कहीं भी आगे बढ़ाने के अवसर से वंचित करना है। एक गहरी और अधिक बहुआयामी यहूदी पहचान हमें इसके खतरों की बेहतर पहचान करने और उन्हें संबोधित करने में सक्षम बनाएगी, चाहे वो कानून, शिक्षा या अन्य तरीकों से हो। अब इसके अलावा हमारे इतिहास के बुरे अध्यायों से एक स्पष्ट संदेश निकलता है और वो ये है कि हमें अपनी रक्षा के लिए एक सेना और समृद्ध व खुशहाल जीवन बनाने के लिए एक राज्य की आवश्यकता है। अब ये इज़राइल की आवश्यकता और उस पर हमारे अधिकार का एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कारण है जिसे निश्चित रूप से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इज़राइल का पूरा अस्तित्व पुनर्जागरण और उद्धार पर आधारित है, जिस तरह से मुझे लगता है कि ये दुनिया भर के कई यहूदी समुदायों की कहानियों में दिखाई नहीं देता। मैं ये एक गर्वित अमेरिकी के रूप में कह रही हूँ, जो ऐसे समुदाय में पली बड़ी हूँ। 2025 के JFNA सर्वे में पता चला कि सिर्फ 37% अमेरिकी यहूदी खुद को सियोनिस्ट मानते हैं, जो चौंकाने वाली बात है। और मेरे लिए ये इस बात का संकेत है कि आधुनिक यहूदी जीवन की सामूहिक पहचान की मुख्य कहानी अब भी त्रासदी है, वापसी नहीं। जैसा कि मैंने कहा, इज़राइल का अस्तित्व इसके विपरीत सिद्धांत पर था। नेसेट के कानून ने याद वॉशम की स्थापना की और उस दिन का नाम योमा जिकारोन लाशोवेहिक यानी हॉलोकॉस्ट और वीरता स्मृति दिवस रखा। सिर्फ पीड़ित ही नहीं बल्कि लड़ने वाले भी, जंगल के पार्टिजान, वे लोग जिन्होंने बिना किसी साधन के मुकाबला किया। और ये एक जानबूझकर लिया गया फैसला था। त्रासदी से आगे जो सीख लेनी है वो यहूदी साहस की है, और वही साहस से राज्य का उदय हुआ और राज्य उसी साहस को अमल में लाता है। हर इजरायली नेता, दाएं या बाएं, ने ये विश्वास अपनाया है। 1981 में मेनाहेम बेगिन ने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर को नष्ट करने का आदेश दिया। इसकी निंदा सुरक्षा परिषद और रीगन प्रशासन दोनों ने की थी। 2 दिन बाद मेनाहेम बेगिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहूदी इतिहास में एक और हॉलोकॉस्ट हो चुका होता। फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं, हम अपने लोगों की रक्षा अपने पास मौजूद हर साधन से करेंगे। उस बयान को सिद्धांत माना गया, चाहे पूरी तरह लागू ना हुआ हो। हमने इसे पिछले जून के ऑपरेशन राइजिंग लायन और फरवरी के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में भी देखा है। क्योंकि आप इज़राइल में देखते हैं, शायद यहाँ कहीं और से ज़्यादा, नेवर अगेन का असली मतलब है एम इज़राइल चाय। और यही मुझे उस बात पर लाता है जो मैं वास्तव में इस देश के बारे में कहना चाहती हूँ। एक गर्वित अमेरिकी और इज़राइली के रूप में अगले हफ्ते योम हज़िक्रोन और योम हात्समाउत की ओर देखते हुए युद्ध में संभावित वापसी की छाया में। मैं जानती हूँ कि आज प्रवासी यहूदियों में से कई लोगों के लिए इज़राइल ऐसा लगता है जैसे वो उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ज़ायोनवाद विरोध आज के समय में आधुनिक यहूदी विरोध का एक बड़ा माध्यम बन गया है। मैं इसका दूसरा पक्ष रखना चाहती हूँ।
अगर आप कभी याद वॉशरूम गए हैं तो आप तबाही की वास्तुकला से होकर गुजरते हैं, और जब आप दूसरी तरफ बाहर आते हैं तो यरूशलेम का एक शानदार दृश्य आपके सामने होता है। गतिशील लेकिन प्राचीन, बहस और जीवन से गूंजता हुआ। अब हम यौम हज़िकारोन की ओर देखते हैं, जो यौम इत्ज़माउत से पहले आता है। हम अपनी कुर्बानियों को याद कर शोक मनाते हैं, लेकिन दिन का अंत पुनर्जन्म और संप्रभुता के उत्सव से करते हैं। जो नष्ट हो गया और जो बचा रहा, दोनों की विरासत यहाँ जीवंत, साहसी और गर्व से भरी हुई है। और ये सड़कों पर, विश्वविद्यालयों में और शब्बात की मेज़ों के चारों ओर हलचल करती और खुद को फिर से गढ़ती है। अगर मैं सोचूं कि लागू किए कानून और शैक्षिक कार्यक्रम यहूदी विरोधी भावना से निपटने में कैसे बेहतर हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इसी आधार को समझने से शुरू करूंगी। हमें ये सीखना चाहिए कि साहस, क्षमता और गर्व ही अत्याचार और पीड़ित होने की भावना का सही इलाज है। हमें यहूदी विरोधी घृणा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, चाहे वह किसी भी नैतिक आवरण में क्यों ना आए, और यह स्वीकार करना होगा कि यहूदी विरोधी भावना का शाश्वत स्वरूप एक असहज सच्चाई है। अब चाहे उस संदेश को आत्मसात करने का मतलब सफलता के अलग मानदंड बनाना हो, संसाधनों का पुनर्वितरण करना हो, या विदेशों में हॉलोकॉस्ट को याद करने के तरीके में सुधार करना ही क्यों ना हो, ये जिम्मेदारी अब हमारी और शिक्षकों व नेताओं की एक पीढ़ी की है कि हम नया पाठ्यक्रम तैयार करें जो अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगा। हमें सभी राष्ट्रों के लिए अपने देश सहित प्रकाश बनाए। फिर कभी नहीं, यह प्रार्थना, नैतिक प्रतिबद्धता और आकांक्षा है। लेकिन इज़राइल खाए की बेझिझक खुशी और साहस ही इसे ताकत देता है। यहूदी लोग जीवित है। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी।